तो नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं आपका मिस्टर एक्स और मैं जानता हूं कि आज आपको दोबारा से वही आवाज़ सुनने को मिल रही है जो पिछली स्टोरी में मैंने सुनाई थी। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे यही कहा कि भैया आप जिस आवाज़ में अपनी जो ओरिजिनल आवाज़ है उसी में कंटिन्यू करो। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज फिर से आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ और आप लोगों ने इस नई आवाज़ को काफ़ी सारा सपोर्ट दिया, इसके लिए आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा वो इसी आवाज़ में आपको मिलेगी। दरअसल स्टोरी का मामला कुछ ऐसा है कि आपको जो पुरानी आवाज़ है उसमें भी स्टोरी मिलती रहेगी और साथ ही साथ मैं भी कहीं ना कहीं ये कोशिश करूँगा कि जो मेरी असली आवाज़ है उसमें भी आपको स्टोरी सुनाऊँ। तो ऐसी कोशिश हमारी आगे भी चलती रहेगी। काफ़ी सारे लोगों ने इस नई आवाज़ को सराहा है और इसी वजह से मैंने दोबारा से ये हिम्मत की है कि आपके सामने मैं आऊँ। वरना देखो सही बताऊँ ना तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि इस आवाज़ में आपको स्टोरी सुनाऊँ। अरे स्टोरी की तो बात छोड़ो, मेरी तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि आपसे मैं इंट्रोडक्शन कर सकूँ। लेकिन आप लोगों ने जो मुझे सपोर्ट दिया ना वो वाकई में मानना पड़ेगा। और देखो काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे थे कि नहीं भैया आपकी जो नई आवाज़ है उसमें दम नहीं है, आप उस एआई की आवाज़ में ही स्टोरी सुनाओ। तो भाई एक बात मुझे बताओ, जब मैं आपके लिए पूरी स्टोरी अपनी मेहनत से तैयार करता हूँ, हमारी पूरी टीम लगी हुई है जो काफ़ी मेहनत करती है एक एक स्टोरी को तैयार करने में, और इतनी सारी स्टोरी हमारे पास आती है तो उनको एक जगह पर इकट्ठी करना, उनमें से ये छांटना कि कौन सी स्टोरी सुनानी है कौन सी नहीं सुनानी है, ये पूरा पेपर वर्क काफ़ी मेहनत से करना पड़ता है। और जब असली स्टोरी सुनाने की बारी आती है तो क्या हम एक ही एआई को ये पूरा मामला सौंप दें? नहीं, ये तो बहुत हमारे साथ नाइंसाफी हो जाएगी। अगर हर जगह पर ही हम एआई का यूज करेंगे तो फिर इंसान क्या करेगा? इंसान के पास भी तो कोई ना कोई विकल्प छोड़ो ना। और ये बात सही है कि एआई से काफ़ी सारी नौकरियां जा रही हैं। अब देखो आप लोगों को भी एआई वाली आवाज़ ज़्यादा पसंद आ रही है, तो फिर इंसान क्या करें? आज आप मेरे ऊपर अंगुली उठा रहे हो, कल ने यही एआई आपकी नौकरी में भी घुस जाएगा, आपके काम में घुस जाएगा, तब आप कहाँ पर जाएंगे? तो मुझे ऐसे डीमोटिवेट मत करो और मेरा भी ये हौसला बढ़ाओ कि जो मेरी असली आवाज़ है उसी में मैं आपको स्टोरी सुनाऊं। इससे क्या होगा कि अपन लॉन्ग टाइम तक इस चैनल पर बने रहेंगे और कोई भी एआई हो और कुछ हो वो कभी हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा और हम हमेशा कहानी सुनाते रहेंगे। तो बात करते हैं आज की स्टोरी की। तो आज की जो स्टोरी है वो 3 फ्रेंड्स के ऊपर है, जो तीनों कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, जिसमें से 2 तो लड़के हैं और 1 लड़की है। अब देखो ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे देश में जो है वो राजा और महाराजाओं का देश रहा है और यहाँ पर काफ़ी सारे किले और महल आज भी हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, आज के समय में ये जो किले और महल है ना ये खंडर बन चुके हैं और इनके अंदर काफ़ी सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब देखो मानने वाले तो इस चीज़ को मानते हैं और नहीं मानने वाले नहीं मानते, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर किला ही भूतिया हो, क्योंकि कुछ जगह पर तो अपना एक इतिहास जुड़ा हुआ होता है। अगर उस किले का इतिहास कुछ ऐसी घटनाओं से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर हमें आज भी इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल सकती है, क्योंकि उस समय की कई आत्माएं, कई अतृप्त आत्माएं, कई तड़पती हुई आत्माएं जिनकी अभी तक मुक्ति नहीं हुई है वो आज भी उस जगह पर भटकती हुई रहती हैं। तो ऐसा ही एक किला था उस जगह पर, तो उसके बारे में काफ़ी सारी बातें वहाँ पर सुनने को मिलती थी, या कह लो कि अफवाहें थी। तो इन 3 दोस्तों को लगा कि यार ऐसे लोग वहाँ पर जाते तो हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में वहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं कि नहीं होती? तो आजकल के जो मॉडर्न लड़के लड़कियाँ होती हैं उनको आप जानते ही हैं, क्योंकि वो साइंस में बिलीव करते हैं और इस प्रकार की चीज़ें जब उनके सामने आती हैं तो वो उनमें यकीन करते ही नहीं है। तो ये लोग भी क्या करते हैं कि रात के समय में या लगभग शाम का समय था वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं। अभी जाने को तो चले जाते हैं, लेकिन जब वापस आने की बारी आई तो उनके साथ वही घटनाएं होना शुरू हो जाती है। अब वो क्या घटनाएं थी, क्या वहाँ का इतिहास था, ये सब कुछ हमें इस स्टोरी में जानने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये स्टोरी आपको कंप्लीट सुनाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये स्टोरी भी काफ़ी बड़ी रहने वाली है और चूंकि आप मुझे हमेशा कहते हैं कि भैया बड़ी स्टोरी लेकर के आओ, तो आज आपके लिए बड़ी स्टोरी ही लेकर के आए हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि ये जो स्टोरी है वो आपको वहीं पुरानी वाली वॉइस में सुनाई जाएगी जो आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि यार मैं अपनी आवाज़ में स्टोरी सुनाऊँ, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि आप लोगों के कमेंट ही ऐसे आते हैं कि यार भाई मत सुनाओ, तो यार दिल टूट सा जाता है। अब बताओ 2 सालों का अपना साथ है, इतनी हमारी दोस्ती है, इतनी स्टोरी मैंने आपको सुनाई है और आप देखो लगाव भी किस चीज़ से किए हो, एक एआई की आवाज़ से। अरे लगाव करना ही था तो यार मेरे से करो ना,
मेरी स्टोरी से करो, मेरा जो कहने का तरीका है उससे बातें करो, जो स्टोरी मैंने आपके लिए तैयार की है उन चीज़ों से लगाव करो। इतनी मेहनत से आपके लिए स्टोरी तैयार करता हूँ और आप कहते हो कि यही वाली आवाज़ हमें पसंद है, तो यार दिल तो टूट सा ही जाता है ना। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी असली आवाज़ में आपके सामने आऊँ। तो अगली बार मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि इस स्टोरी को तो आपको उसी पुरानी वाली आवाज़ में सुनाऊँ, लेकिन अगली बार से हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं लगातार उसी में सुनाऊँगा, बीच बीच में मैं आप तो जो बड़ी स्टोरी होगी ना वो आपको उसी पुरानी वाली आवाज़ में मिल जाएगी। तो चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। सुबह का समय था। हल्की सुनहरी धूप धरती पर ऐसे बिखरी हुई थी जैसे किसी ने पीले रंग की चादर ओढ़ा दी हो। अपूर्वा, चेतन और नीलेश ऑटो से उतरते ही कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गए। उनकी नजरें सामने खड़े विशाल गागरोन किला पर टिक गईं। किला दूर से ही इतना भव्य और अलग दिख रहा था कि मानो किसी दूसरी ही दुनिया का हिस्सा हो। तीनों तरफ फैला पानी उसे एक द्वीप जैसा बना रहा था। सुबह की हल्की धुंध के बीच किले की ऊंची ऊंची दीवारें और बुर्ज ऐसे दिख रहे थे जैसे कोई प्राचीन प्रहरी आज भी उसकी रखवाली कर रहा हो। अपूर्वा ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, यार, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना खूबसूरत होगा। चेतन ने आंखें सिकोड़ते हुए किले को देखा और बोला, खूबसूरत तो है, लेकिन थोड़ा डरावना भी लग रहा है, जैसे किसी हॉरर फिल्म का लोकेशन हो। नीलेश ने तुरंत बात पकड़ी और बोला, बस अब तू ये मत बोल देना कि यहां कोई चुड़ैल रहती है, वरना अपूर्वा यहीं से वापस चली जाएगी। अपूर्वा ने उसे घूरते हुए कहा, पहले खुद तो डरना बंद कर, फिर मुझे डराना। तीनों हंस पड़े, लेकिन उस हंसी के पीछे हल्की सी जिज्ञासा और अनजाना सा डर भी था। जैसे जैसे वे किले के पास पहुंचे, सामने से बहती काली सिंध नदी की ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। पानी की धीमी आवाज और पक्षियों की चहचहाहट माहौल को और भी जीवंत बना रही थी। दूर कहीं से आती नदी का संगम इस जगह को और खास बना रहा था। किले तक पहुंचने के लिए एक संकरा रास्ता था जिसके दोनों ओर पानी फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हों। रास्ते पर चलते हुए उनके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हर कदम के साथ उत्साह और थोड़ा सा डर दोनों बढ़ते जा रहे थे। नीलेश ने चारों ओर देखते हुए कहा, सोचो, सैकड़ों साल पहले लोग यहीं से गुजरते होंगे, घोड़े, सैनिक, सब कुछ। चेतन ने मजाकिया अंदाज में कहा, और तू भी शायद वहीं होता, घोड़े के पीछे बैठा हुआ। अपूर्वा हंसते हंसते बोली, नहीं, ये तो घोड़े से गिरकर यहीं पानी में गिर जाता। तीनों फिर से हंस पड़े। जैसे ही वे मुख्य द्वार के बिल्कुल पास पहुंचे, उस विशाल पत्थर के दरवाजे को देखकर वे कुछ पल के लिए शांत हो गए। दरवाजे की ऊंचाई, उसकी बनावट और उस पर लगे पुराने निशान सब कुछ इतिहास की कहानी कह रहे थे। अपूर्वा ने धीरे से कहा, यहीं से अंदर जाते होंगे राजा रानी और सैनिक। चेतन ने गहरी सांस ली और कहा, और आज हम जा रहे हैं घूमने। नीलेश ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो देखते हैं इस किले के अंदर क्या क्या राज छुपे हैं। और फिर तीनों ने एक साथ उस पुराने दरवाजे के भीतर कदम रखा, जहां से उनकी असली रोमांचक यात्रा शुरू होने वाली थी। आगे उन्होंने टूटी फूटी दीवारें, पुराने महल के अवशेष और संकरे रास्ते देखे। कुछ जगहों पर पत्थरों पर उकेरी गई नक्काशी अब भी साफ दिखाई देती थी, जैसे समय ने उन्हें पूरी तरह मिटाया ही न हो। एक ऊंचे बुर्ज पर चढ़कर उन्होंने नीचे बहती नदी को देखा। दृश्य इतना खूबसूरत था कि अपूर्वा कुछ देर के लिए चुप हो गई। उसने कहा, इतनी शांति, जैसे समय यहां रुक गया हो। चेतन बोला, और अगर यहां नेटवर्क भी रुक जाए तो मैं यहीं से भाग जाऊंगा। नीलेश हंस पड़ा और बोला, तू तो बिना इंटरनेट के 10 मिनट नहीं रह सकता। धीरे धीरे वे किले के उस हिस्से की ओर बढ़े जहां जौहर कुंड स्थित है। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, माहौल बदलने लगा। हवा थोड़ी भारी लगने लगी और चुप्पी गहरी। उस किले में वैसे भी गिने चुने लोग ही गए थे और उस जौहर के पास तो कोई था ही नहीं। अपूर्वा के कदम खुद ब खुद धीमे हो गए। वह बोली, यही वो जगह है जहां रानियों ने जौहर किया था। कुंड अब सिर्फ एक गहरा शांत स्थान था, पत्थरों से घिरा हुआ, समय की मार झेलता हुआ, लेकिन उसकी खामोशी में इतिहास की चीखें जैसे अब भी गूंजती महसूस होती थीं। नीलेश ने धीरे से कहा, सोचो,
उस वक्त यहाँ क्या हुआ होगा? चेतन, जो अब तक मजाक कर रहा था, पहली बार गंभीर हो गया। वह बोला, यह जगह सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की है। तीनों कुछ देर तक वहां खामोश खड़े रहे। न कोई हंसी, न कोई मजाक, सिर्फ हवा की आवाज और इतिहास का बोझ। तीनों ने एक साथ उस जौहर कुंड में झांका। कुंड की दीवारें काली होने के साथ काई से जम चुकी थी। अंदर घास फूस भी हो गई थी। अचानक नीलेश के मुंह पर तेज तपिश का एहसास हुआ, मानो आग की लपटें उसके चेहरे को छू गई। वह घबराकर पीछे हटा और गिर पड़ा। उसे ऐसा करता देख दोनों दोस्त घबरा गए। चेतन ने नीलेश को संभालते हुए कहा, नीलेश, क्या हुआ? तू ठीक तो है? नीलेश धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, यार पता नहीं, मुझे चेहरे पर गर्मी का एहसास हुआ। ऐसा लगा किसी ने आग का गोला मेरे चेहरे पर फेंका। अपूर्वा ने कहा, क्या? ये क्या कह रहे हो? हमारे साथ मजाक कर रहे हो? चेतन हंसते हुए कहता है, हाँ, तू हमारे साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि ये एक जौहर कुंड है, इसमें आग ही जलती थी और अब तेरे चेहरे पर आग का गोला, हमें तो कुछ नजर नहीं आया। नीलेश के चेहरे पर डर था। वह कहता है, अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूं, मुझे ऐसा एहसास हुआ, हालांकि मैंने कुछ देखा नहीं। अपूर्वा ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, अब हमें यहां से चलना चाहिए। वे लोग वापस जाने के लिए मुड़े ही थे कि उन्हें सामने से एक मध्यम उम्र की महिला, जिसका नाम वैदेही था, आती हुई नजर आई। उसकी वेशभूषा काफी अलग थी। सतरंगी साड़ी पहने, गले में रंग बिरंगी मालाएं डाले, हाथों में मोटे कंगन पहने जौहर कुंड के करीब आ जाती है। उसके हाथ में मिट्टी का एक दीपक था। वैदेही के पीछे पीछे एक नौजवान व्यक्ति भी चल रहा था, जिसके हाथ में झूठ का एक थैला था। वैदेही को देख तीनों दोस्तों के कदम रुक गए। वे लोग वैदेही को गौर से देखने लगे। वैदेही ने जौहर कुंड की दीवार पर अपने दोनों हाथ रखे और आंख बंद कर कुछ बुदबुदाने लगी। इसके बाद उसने दीपक जलाकर जौहर कुंड की दीवार पर रख दिया। वह अपने साथ आए लड़के रितेश से बोली, हम कल सुबह इस दीपक को देखेंगे। अगर इसकी बत्ती लाल हो गई तो अवश्य ही यहां पर अभी भी आत्माओं का वास है। रितेश कहता है, हाँ मैडम, आप इस मैटर को क्लियर कर दो। अब तक 2 लोगों की शिकायत आ चुकी है कि यहां से जाने के बाद वे लोग अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहां पर आज भी रानी ललिता देवी का भूत घूमता है, जो यहां आने वाले लोगों को परेशान करता है। वैदेही कहती है, ये सब तो कल ही पता चलेगा कि आखिर यहां पर किसका भूत है और किसका नहीं। वैसे तुमने उन दोनों लोगों का एड्रेस तो नोट कर लिया था ना? मैं एक बार उनसे मिलना चाहती हूं। रितेश कहता है, हाँ, मैंने एड्रेस नोट कर लिया था। आप कहेंगी तो मैं 1-2 दिन में उनसे आपकी मुलाकात करवा दूंगा। वैदेही कहती है, ठीक है, हम कल तक देखते हैं। फिलहाल तुम मुझे होटल तक पहुंचा दो। अपूर्वा और उसके दोस्त रितेश और वैदेही की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। अब उनके मन के अंदर बहुत सारी उथल पुथल मच चुकी थी। बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर इस जौहर कुंड का सच क्या है। अपूर्वा धीरे से कहती है, यार यह औरत क्या बातें कर रही है? आत्माएं, भूत, क्या सच में यहां पर भी भूत है? नीलेश गंभीर आवाज में कहता है, पता नहीं, कह नहीं सकते, लेकिन यह बात तो सच है कि यहां पर लोगों में यह अफवाह मौजूद है कि यहां रानी ललिता देवी की आत्मा है। नीलेश की बात पकड़ते हुए चेतन कहता है, ठीक वैसे ही जैसे चित्तौड़गढ़ के किले में रानी पद्मावती की। नीलेश कहता है, हाँ, वैसा ही कुछ, क्योंकि जौहर करते समय रानी अपने आप को जिंदा जला लेती थी, सिर्फ इसलिए कि वे किसी दूसरे राजा के अधीन नहीं होना चाहती थी। सोचो यह कितना दर्दनाक होता होगा, राजा के कब्जे के डर से अपने आप को जिंदा और समय से पहले मार लेना। अपूर्वा नीलेश की बातें बड़े ही गौर से सुन रही थी। उसके दिमाग में यह बातें घर कर रही थी। वह कल्पना करने लगती है कि उस समय के दौर में यह सब कितना कठिन होता होगा। अपूर्वा पूछती है, यार, यानी हम जो किताबों में पढ़ते आ रहे हैं वह सच में सच होता है? नीलेश कहता है, और नहीं तो क्या, किताबों में कोई झूठी बातें थोड़ी लिखी रहती हैं। सच में रानियां ऐसा ही करती थीं और रानी के साथ महल की सारी औरतें
दासियां सब अपने आप को अग्नि के हवाले कर देती थीं, और यहाँ की कहानी भी काफी हद तक शायद सच है। तुमने सुना नहीं? ये लोग किसी 2 व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो यहाँ से घूम कर गए थे और उनके साथ भी कुछ गलत होने लगा। अपूर्वा कहती है, तो फिर हमें भी यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, इससे पहले कि हमारे साथ कुछ हो। तभी चेतन कहता है, अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है उन 2 लोगों को कोई दूसरी मेंटली प्रॉब्लम हो। यहाँ इतने सारे लोग आते हैं, अगर यहाँ भूत होते तो सबके साथ ही कुछ ना कुछ घटना होती। और हमें देखो, हम भी तो अभी इसी जौहर कुंड के पास खड़े थे, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। अचानक नीलेश को अपने साथ हुए हादसे के बारे में याद आता है, लेकिन वह शांत रहता है। अपूर्वा कहती है, हम इन मैडम से बात करें क्या, इनसे पूछे। चेतन कहता है, अरे यार छोड़ो ना, शाम हो गई है, हमें वापस होटल भी चलना है, आसपास और जगह भी घूमनी है। क्या इन चक्करों में पड़ रहे हो और अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? मुझे बहुत देर से भूख लग रही है, जल्दी से चलकर खाना खाते हैं। वे लोग वहां से चले जाते हैं। अपूर्वा सबसे पीछे चल रही थी और वह बार बार पीछे मुड़कर इस जौहर को देख रही थी। इस बीच वैदेही और रितेश भी वहां से जा चुके थे। अचानक अपूर्वा को ऐसा एहसास होता है कि जौहर कुंड के पास एक नीले रंग के कपड़े पहने महिला खड़ी है। पुराने जमाने के राजस्थानी कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन पलक झपकते ही वह औरत वहां से गायब हो जाती है। यह देखकर अपूर्वा समझ ही नहीं पाती कि यह उसकी कल्पना थी या हकीकत। जैसे ही नीलेश पीछे पलटकर देखता है, वह अपूर्वा को अपनी सोच में खोया हुआ पाता है। नीलेश अपूर्वा को आवाज लगाता है, अपूर्वा क्या हुआ, क्या देख रही हो? तभी नीलेश की नजर भी जौहर कुंड की दीवार पर जल रहे दीपक पर पड़ती है, जिसकी लौ सामान्य से थोड़ी ऊंची जल रही थी। उसे काफी अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वह इस बात पर इतना गौर नहीं करता। वह सोचता है कि शायद तेल या बाती की कोई बात होगी। अपूर्वा भी एकदम कहती हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, चलो चलते हैं। नीलेश भी पलट कर चलने लगता है। अपूर्वा जैसे ही 1 या 2 कदम चलती है, अचानक ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाती है। उसके मुंह से एक चीख निकलती है। चीख सुनकर नीलेश और चेतन तुरंत पीछे देखते हैं तो पाते हैं कि अपूर्वा जमीन पर गिरी है और उसके सिर पर चोट लग चुकी है। नीलेश और चेतन घबरा जाते हैं। अपूर्वा बेहोश हो चुकी थी। दोनों उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपूर्वा होश में नहीं आती। वे लोग बिना देरी किए जल्दी से अपूर्वा को लेकर बाहर भागते हैं। इसी बीच वैदेही और रितेश की नजर भी उन तीनों दोस्तों पर पड़ती है। जैसे ही वे तीनों वैदेही के करीब से होकर भागे थे, वैदेही को एक अजीब सा एहसास हुआ था। उसे ऐसा लगा था जैसे ये 3 नहीं 4 लोग गुजरे हैं। वैदेही के कदम रुक चुके थे। रितेश ने उन तीनों दोस्तों से पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ? लेकिन वे दोस्त अपनी ही सुध में थे। उन लोगों को रितेश की बात समझ ही नहीं आई। वे बस जल्दी से अपूर्वा को लेकर वहां से बाहर भागे। तभी अन्य लोगों से पता चला कि इस ग्रुप की एक लड़की के सिर पर गिरने के कारण चोट लग गई है, इसलिए अस्पताल लेकर जा रहे हैं। वैदेही अभी भी हैरान परेशान अपनी जगह खड़ी थी। रितेश वैदेही से कहता है, मैडम चलिए। वैदेही ने कहा, 1 मिनट। वैदेही वापस जौहर कुंड के पास गई और वहां जो उसने देखा उसे देखकर हैरान रह गई। दीपक बुझ चुका था और उसकी बातें लाल हो चुकी थी। यह देखकर रितेश भी हैरान रह गया। वह बोला, अरे मैडम, ये क्या? ये दीपक तो शायद पूरी रात जलता, लेकिन इतनी जल्दी बुझ गया, पूरी बातें भी खत्म हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? वैदेही कहती है, यह जो कुछ भी हुआ है सही नहीं हुआ। अभी वो जो लोग गए हैं, जिस लड़की के सिर पर चोट लगी, चलो उससे मिलते हैं। ये सुनकर रितेश भी घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जरूर उस लड़की के साथ भी कुछ गलत हुआ है। वे लोग जैसे ही बाहर की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि तीनों ही दोस्त ऑटो में बैठ चुके हैं। ऑटो स्टार्ट भी हो चुका था। रितेश उन्हें आवाज भी लगाता है, लेकिन उन लोगों तक आवाज नहीं पहुंचती। यह सब देखने के बाद वैदेही के चेहरे पर एक मायूसी छा जाती है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। वैदेही वापस किले में जा रही थी, लेकिन तभी रितेश कहता है, मैडम, किले में जाने का सही समय नहीं है, वैसे भी किला बंद होने वाला है।
चलिए मैं आपको होटल तक पहुंचा देता हूं। वैदेही अपने होटल पहुंच जाती है, लेकिन वह बहुत ही बेचैन रहती है। वह बार बार जमीन पर अपना आसन बिछाकर कोई ना कोई जाप कर रही थी, कोई ना कोई साधना कर रही थी, लेकिन उसका मन बार बार अपूर्वा से मिलने के लिए तड़प रहा था। लेकिन अपूर्वा उसके लिए बिल्कुल अनजान थी। न वह उसका नाम जानती थी, न पता वह कौन थी, कहां से आई थी, कुछ नहीं। लेकिन वही समझ गई थी कि दीपक का बुझना और उस लड़की के चोट लगना, इन दोनों में कोई न कोई संबंध जरूर है। वैदेही अपनी शक्तियों के द्वारा यह पता लगाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन उसका मन एकाग्र नहीं हो पा रहा था। वहीं दूसरी ओर अपूर्वा एक नर्सिंग होम में एडमिट थी। उसे अब होश आ चुका था। रात के लगभग 11 बजे बज चुके थे। वे लोग नर्सिंग होम की फॉर्मेलिटी पूरी करके वापस अपने होटल जाने लगते हैं। अपूर्वा के चेहरे पर एक मायूसी छाने लगी थी, जिसे उसके दोनों दोस्त अच्छी तरह पहचान सकते थे। वह खोई खोई थी। जैसे ही वे लोग अपने होटल रूम में पहुंचते हैं तो अपूर्वा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। नीलेश और चेतन एक कमरे में रुके थे। चेतन कहता है, यार मुझे अपूर्वा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, क्या हमें उसे ऐसे में अकेला छोड़ देना चाहिए? नीलेश कहता है, बात तो सही कह रहा है, उसके चोट लगी हुई है, रात बेरात अगर उसे कोई दिक्कत हुई तो फिर। चेतन कहता है, चल हम सब साथ में ही एक रूम में रह लेते हैं, वैसे भी तीनों दोस्त ही हैं। वे लोग अपूर्वा का दरवाजा खटखटाते हैं। अपूर्वा दरवाजा खोलती है तो इस बार अपूर्वा का चेहरा देखकर दोनों दोस्त हैरान रह जाते हैं। अपूर्वा की आंखों के नीचे काले गड्ढे आ चुके थे। नीलेश और चेतन को समझ नहीं आता कि चंद मिनटों में ही ऐसा कैसे हो सकता है। नीलेश अपूर्वा से पूछता है, अपूर्वा यह तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? अपूर्वा कुछ देर शांत खड़ी रहती है, फिर अपनी आंखों को छूकर कहती है, क्या हुआ, ठीक तो है? तभी चेतन कहता है, नहीं, हमारा मतलब इतने ज्यादा डार्क सर्कल, तुम तो ठीक थी ना? अपूर्वा कमरे में जाती है और शीशे में अपनी आंखों को देखती है, फिर कहती है, कहां है डार्क सर्कल? बिल्कुल ठीक हूं मैं, तुम दोनों को क्या चाहिए बताओ? नीलेश हिचकिचाते हुए कहता है, तुम ठीक लग रही हो, लेकिन रात से रात अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो जाएगी तो ऐसे में तुम हमें कॉल भी नहीं कर पाओगी। अपूर्वा शांत हो जाती है और चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती है। चेतन भी अपूर्वा के दूसरी ओर लेट जाता है और नीलेश सोफे पर लेट जाता है। इधर वैदेही जब ध्यान नहीं कर पाती है तो हार कर बिस्तर पर लेट जाती है। ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा था। रात का पहला पहर शुरू हो चुका था। नीलेश और चेतन गहरी नींद में सोए हुए थे। अचानक दोनों के कानों में बल्ब के फूटने जैसी आवाज आई। दोनों दोस्तों की एक साथ आंख खुल गई। वे दोनों घबराकर उठकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि कमरे का एक एलईडी बल्ब टूट चुका है, बाकी अन्य 2 बल्ब टिमटिमा रहे हैं। उनकी अगली नजर खिड़की पर खड़ी अपूर्वा पर पड़ी, जो खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, जबकि खिड़की बंद थी और कमरे का पंखा भी बंद था। यह दृश्य देखकर नीलेश और चेतन एक पल के लिए सहम गए और एक दूसरे को गौर से देखने लगे। दोनों के मन में प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन वे कुछ भी बोल पाने की हालत में नहीं थे। फिर चेतन ने हिम्मत करके अपना मुंह खोला, अपूर्वा। अपूर्वा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बिस्तर से उतरा और धीरे धीरे अपूर्वा की ओर बढ़ा। नीलेश भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। चेतन ने दोबारा अपूर्वा को आवाज लगाई, अपूर्वा, तुम इतनी रात को यहां क्यों खड़ी हो? अपूर्वा ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। अपूर्वा की आंखें अब और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों के नीचे का कालापन और भी बढ़ गया था। बाल सूख चुके थे, मानो बालों का सारा पोषण किसी ने नष्ट कर दिया हो। अपूर्वा ने कहा, इतनी रात को। नीलेश और चेतन ने एक साथ घड़ी की ओर देखा तो पाया कि घड़ी की सुई उल्टी दिशा में चल रही है। ये देखकर दोनों हैरान रह गए। इतना ही नहीं, धीरे धीरे घड़ी की चाल तेज होने लगी और वह इतनी तेजी से घूमने लगी कि उसकी सुई भी दिखना बंद हो गई। चेतन तुरंत नीलेश के पास आ गया। वह बोला, नीलेश यार, यह क्या बला है? यह घड़ी की सुई इतनी तेज कैसे? नीलेश खुद डरा हुआ था।
वह बोला, यार मुझे नहीं पता ये सब। जैसे ही नीलेश ने अपूर्वा की ओर देखा, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। अचानक कमरे में गर्मी बढ़ने लगी। बल्ब का टिमटिमाना और तेज हो गया और पलक झपकते ही अपूर्वा दोनों दोस्तों के आगे आकर खड़ी हो गई, जिससे नीलेश और चेतन एकदम उछल गए। अचानक अपूर्वा जमीन से कुछ कदम ऊपर उठ गई। हवा में उसके कपड़े लहराने लगे। चेतन हकलाते हुए बोला, अपूर्वा, ये तुम्हें क्या हो गया? अपूर्वा गुस्से में बोली, मैं एकादशी हूं। उसकी आवाज गूंज उठी। मुझे जलाया गया था उसी कुंड में, और अब कोई नहीं बचेगा। कमरे के कोनों से धीमी धीमी फुसफुसाहट आने लगी, जैसे कई और आवाजें भी जाग गई हों। नीलेश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे दरवाजा किसी ने बाहर से जकड़ रखा हो। अचानक चेतन हवा में जोर से पीछे की ओर फेंका गया और दीवार से टकराया। वह चिल्लाया, आह! अपूर्वा चेतन के सीने पर बैठ गई और उसका गला दबाने लगी। नीलेश चिल्लाया, अपूर्वा, होश में आओ। अपूर्वा ने गुस्से में नीलेश की ओर देखा। अब वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके कदम जमीन को छू भी नहीं रहे थे। कमरे की लाइट पूरी तरह बंद हो गई। अब सिर्फ उसकी आंखों की हल्की चमक दिख रही थी। अपूर्वा गुस्से में बोल रही थी, तुम भी उसी अग्नि में जलोगे। उसकी आवाज ठंडी और खतरनाक थी। नीलेश को अचानक लगा जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। वो हवा के लिए तड़पने लगा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चेतन ने हिम्मत जुटाई और पास रखी पानी की बोतल उठाकर अपूर्वा की तरफ फेंकी। बोतल उसके शरीर से टकराई और उसी पल अपूर्वा जोर से चीखी, नहीं! एक पल के लिए उसकी आंखें सामान्य हुईं, जैसे अंदर की आत्मा और उसकी असली चेतना लड़ रही हो। कमरे में सब कुछ अचानक शांत हो गया। अपूर्वा जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। नीलेश और चेतन हांफते हुए एक दूसरे को देखने लगे। नीलेश और चेतन की जान तो वापस आ गई थी, लेकिन अपूर्वा की चीख पूरे होटल में गूंज उठी थी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि रूम में सोए हुए लोगों को भी उस चीख ने उठा दिया था। सभी डर गए थे। यहां तक होटल मैनेजर, जो नीचे अपना हिसाब किताब देख रहा था, वह भी घबरा गया था। वह जैसे ही अपनी कुर्सी छोड़कर भागा तो पाया कि होटल के सभी टूरिस्ट अपने अपने रूम से बाहर निकलकर आ गए हैं और वे भी उसी चीख के बारे में बात कर रहे हैं। होटल मैनेजर को कुछ समझ नहीं आया। उसने जब अपना रजिस्टर चेक किया तो पाया कि होटल में 8 टूरिस्ट ग्रुप रुके हुए हैं। लगभग सभी लोग होटल मैनेजर के पास ही थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी होटल मैनेजर को ध्यान आया कि यहाँ पर 3 दोस्तों का ग्रुप भी आया था, जिन्होंने 2 रूम लिए थे। रूम नंबर 206 और 207। वो लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। होटल मैनेजर कहता है, अरे कहीं वो जो लड़कियों का ग्रुप था, उनके साथ तो कुछ हादसा नहीं हुआ। चलो ऊपर चलते हैं। उन सभी टूरिस्ट ग्रुप में जो कि होटल मैनेजर के साथ था, उसमें वैदेही भी शामिल थी। उस चीख में एक दर्द था, एक एहसास था जिसे वैदेही महसूस कर लेती है और उस आवाज की तरफ खींची चली जाती है। इधर होटल मैनेजर जैसे ही 206 और 207 को देखता है तो उनके दरवाजे बंद पाता है। उसे यह सोचकर हैरानी भी होती है कि होटल में एक आवाज से मैं और सभी लोग अपने कमरों से बाहर आ गए, लेकिन ये 2 कमरे अभी भी बंद हैं। वह सबसे पहले 207 खोलकर देखता है, जिसमें कोई भी मौजूद नहीं था। फिर वह 206 का दरवाजा खोलता है, जहां वह पाता है कि एक लड़की जमीन पर बेहोश है और दीवार से टेक लगाए एक लड़का खड़ा है। वहीं दूसरे ओर सोफे से टेक लगाए अपने सिर पर हाथ रखे दूसरा लड़का नीलेश बैठा हुआ है। दोनों ही परेशान से हैं। मैनेजर तुरंत कमरे में घुसता है और पूछता है, क्या हुआ? इतना कहते ही होटल मैनेजर सबसे पहले अपूर्वा के करीब जाकर बैठता है। तभी चेतन चिल्लाता है, नहीं नहीं, उससे दूर हटो, उसके करीब मत जाना। नीलेश भी घबरा जाता है। वह खड़े होकर कहता है, उससे दूर रहो, वह हमारी दोस्त नहीं है, कोई और है। इतना कहकर चेतन और नीलेश जल्दी से कमरे के बाहर जाते हैं। होटल मैनेजर को कुछ समझ नहीं आता। वह अपूर्वा की नस चेक करता है। उसे शक होता है कि कहीं इन दोनों ने इस लड़की को मार तो नहीं दिया, लेकिन अपूर्वा की नसें चल रही थी।
मैनेजर अपूर्वा की नाक के पास अपना हाथ लेकर जाता है और तभी अपूर्वा जल्दी से अपना मुंह खोलकर होटल मैनेजर की उंगली पर काट लेती है। उंगली काटते ही होटल मैनेजर चिल्ला पड़ता है। बाहर खड़े लोग यह नज़ारा देखते हैं तो वे भी घबरा जाते हैं। होटल मैनेजर को अपना हाथ छुड़ाना भारी पड़ गया था। वह बड़ी मुश्किल से खुद को अपूर्वा से छुड़ाता है और खुद भी जल्दी से बाहर भागता है। सब जगह खून ही खून हो चुका था। होटल मैनेजर जल्दी से जल्दी दरवाजा बंद करता है। सभी लोग नीचे चले जाते हैं। चेतन और नीलेश बुरी तरह घबराए हुए थे और इसी बीच जब वैदेही की नजर चेतन और नीलेश पर पड़ती है तो वह भी हैरान रह जाती है। वह तुरंत उन दोनों के पास जाती है और पूछती है, तुम वही हो ना जो आज गागरोन किले में गए थे? वैदेही का चेहरा देखकर चेतन और नीलेश भी उसे पहचान लेते हैं। वे दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं। नीलेश कहता है, हाँ हम गए थे और आप भी वहां आई थी, है ना? आपने दीपक जलाया था। वैदेही कहती है, हाँ, तुम्हारे दोस्त की चोट लगी थी। मैं तुमसे मिलना चाहती थी लेकिन तुम लोग निकल गए थे। नीलेश कहता है, आपने देखा ना हमारी दोस्त के साथ क्या हुआ? तभी वैदेही कहती है, यह साधारण घटना नहीं थी। तुम जिसे अपने दोस्त समझ रहे हो असल में अब वह तुम्हारी दोस्त नहीं है। यह सुनकर चेतन कहता है, हाँ, यह तो अब हम समझ चुके हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ हुआ क्या है। वैदेही कहती है, मुझे एक बार तुम्हारी दोस्त के पास जाना होगा, क्या मैं जाऊं? तभी होटल मैनेजर चिल्लाता है, नहीं, उस लड़की के पास कोई नहीं जाना। जब तक मैं पुलिस को नहीं बुला लेता वहां कोई नहीं जाएगा। मैं किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। वैदेही कहती है, लेकिन हमें देर भी हो सकती है। हमें उस लड़की को देखना होगा, वह खुद भी मुसीबत में है। होटल मैनेजर वैदेही पर चिल्लाता है और कहता है, मैडम आप शांत रहिए, आप अपना काम कीजिए। आप इन लोगों को नहीं जानती हो और ना ही आप लोगों के एक किले में मिलने से आप किसी के जान पहचान वाले बन जाते हो। वैसे तुम दोनों के साथ क्या हुआ था? तुम दोनों भी बहुत घबरा हुए थे। फिर चेतन और नीलेश अपने साथ हुई घटना के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर वहां मौजूद लोगों में से किसी को भी यकीन नहीं होता। वैदेही कहती है, तब तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें जल्द से जल्द तुम्हारी दोस्त अपूर्वा को बचाना होगा। इतना कहकर वह ऊपर जाने लगती है। होटल मैनेजर मना भी करता है लेकिन वह रुकती नहीं है। चेतन और नीलेश भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, लेकिन जब वह कमरे में पहुंचते हैं तो वहां पर अपूर्वा को नहीं पाते। अब उनकी मुश्किल और भी बढ़ जाती है। चेतन और नीलेश अपूर्वा को हर जगह ढूंढते हैं लेकिन वह कहीं नजर नहीं आती। वह इस बात की शिकायत होटल मैनेजर से भी करते हैं। यह सुनकर खुद होटल मैनेजर भी हैरान हो जाता है कि भला वह लड़की अचानक कहां गायब हो गई। होटल मैनेजर नीलेश और चेतन अपूर्वा को पूरे होटल में ढूंढते हैं लेकिन वह कहीं भी नहीं मिलती। इसके बाद वे लोग सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि अपूर्वा बालकनी से नीचे कूद गई है। ये देखकर चेतन और नीलेश और भी ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अपूर्वा ने खुदकुशी कर ली है। वे लोग जल्दी से जाकर बाहर देखते हैं तो उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। अब यह तो तय था कि अपूर्वा अभी जिंदा है लेकिन वह यहां से गायब हो चुकी है और कहां गई है यह किसी को नहीं पता था। चेतन और नीलेश मायूस हो जाते हैं। वे कहते हैं, अब हम अपनी दोस्त को कहां ढूंढे? वैदिक कहती है, मुझे लगता है तुम्हारी दोस्त किले पर ही गई होगी। नीलेश कहता है, किले पर? लेकिन इस समय किला तो बंद होगा ना? वैदेही कहती है, हाँ बंद होगा लेकिन शायद अपूर्वा के लिए नहीं। और जैसा कि तुमने बताया कि अपूर्वा अपना नाम एकादशी बता रही थी, तो हो सकता है एकादशी और उस किले में कोई संबंध हो। अपूर्वा को चोट भी उस किले के अंदर ही लगी थी। मेरी मानो यहां रुकने से कोई फायदा नहीं, हमें अभी किले पर जाना होगा। किला होटल से अच्छी खासी दूरी पर था। वे लोग ऑन्टो करते हैं और जाने लगते हैं। ऑन्टो में चेतन वैदेही से पूछता है, मैडम यह सब क्या हो रहा है? क्या सच में भूत, आत्मा, यह सब कुछ होता है? वैदेही कहती है, हाँ बिल्कुल होता है। यह सब कुछ हमारी सोच से परे है लेकिन यह सब कुछ सच है
और तुम्हारी दोस्त के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जिस समय तुम किले में अपने दोस्त को लेकर जा रहे थे, तब मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि तुम 3 नहीं 4 जा रहे हो, यानी कि कोई आत्मा भी तुम्हारे साथ जा रही है। यह तो मैं नहीं जानती कि आखिर एक आत्मा ने अपूर्वा को क्यों चुना, लेकिन यह तय है कि वह आत्मा अपूर्वा को किले पर ही मिली थी और शायद उस जौहर कुंड से मिली हो जहां पर रानी और उनकी दासियां जौहर किया था। यह सुनने के बाद चेतन और नीलेश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नीलेश हैरानी से कहता है, तो क्या लोगों की कहानी सच है? सच में वहां पर आज भी रानी ललिता देवी की आत्मा है? तब वैदेही बताती है, नहीं, रानी ललिता देवी की आत्मा आज वहां मौजूद नहीं है, वह तो मोक्ष को प्राप्त है। यह सुनकर चेतन और नीलेश हैरान रह जाते हैं। चेतन हैरानी से कहता है, अरे यह आप क्या कह रही हैं? दुनिया तो कहती है कि रानी ललिता देवी की आत्मा वहां पर है और आप कह रही हैं कि उन्हें मोक्ष प्राप्त है, तो आखिर वहां पर किसकी आत्मा भटक रही होगी? वैदेही कहती है, उन दासियों की जो बेवजह मारी गईं, जिन्हें अपनी रानी के कारण अपनी जान देनी पड़ी। यह सुनकर नीलेश और चेतन वैदेही को गौर से देखते हैं। वैदेही कहती है, हाँ, मैं सही कह रही हूं। कल जब मैं वहां गई थी, तब मैंने वहां पर आत्माओं का पता लगाने की कोशिश की थी। तब मुझे पता चला कि वहां पर सच में आत्मा मौजूद है, लेकिन उनमें से कोई भी आत्मा रानी ललिता देवी की नहीं है। दरअसल इतिहास के अनुसार 15वीं शताब्दी में जब यहां पर राजा अचलदास खींची का शासन था, उस समय महमूद खिलजी मालवा के सुल्तान ने गागरोन किले पर हमला किया था। जब किले पर बाहरी आक्रमणकारियों ने हमला किया और हार निश्चित लगने लगी, तब राजपूत परंपरा के अनुसार महिलाओं ने अपनी इज्जत और सम्मान की रक्षा के लिए जौहर किया। यह आत्म बलिदान दुश्मनों के हाथों अपमान से बचने के लिए किया जाता था। सटीक संख्या इतिहास में स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है, लेकिन माना जाता है कि सैकड़ों राजपूत महिलाएं, जिनमें रानियां और दासियां शामिल थीं, जौहर कुंड में कूदकर अग्नि में समा गईं। यह संख्या इतनी अधिक थी कि उस घटना को महाजौहर माना जाता है। चेतन पूछता है, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि वहां मौजूद आत्माओं में रानी की आत्मा शामिल नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर उस रानी के पीछे ही तो सारी दासियां कुंड में कूदी होंगी। वैदेही कहती है, इसी बात का तो पता लगाने आई थी, लेकिन न जाने क्यों मैं एकाग्र नहीं हो पा रही हूं। लेकिन हां, अगर मैं एक बार अपूर्वा से मिलूं तो शायद यह प्रश्न हल हो जाए। वे लोग उस किले पर पहुंचते हैं। किला अभी भी बंद था। बाहर 2 गार्ड बैठे हुए थे। जब वे लोग वहां पर वैदेही को देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि ये रितेश सर के साथ यहां आई थीं। चेतन और नीलेश किला खोलने के लिए कहते हैं। गार्ड मना कर देते हैं। वैदेही भी गार्ड को काफी समझाती है, लेकिन गार्ड दरवाजा नहीं खोलते। फिर हार कर वैदेही रितेश को फोन करके दरवाजा खोलने के लिए कहती है। तब रितेश के कहने पर गार्ड किले का दरवाजा खोल देते हैं। वे लोग जल्दी से जौहर कुंड के पास जाते हैं तो वहां देखते हैं कि जौहर कुंड में तेजी के साथ आग भड़क रही है और अपूर्वा कुंड के चारों ओर चक्कर लगा रही है। वह पूरी तरह से पसीने में भीगी हुई है। अपूर्वा को यहां देखकर चेतन और नीलेश अवाक रह जाते हैं। अब उन्हें वैदेही पर पूरी तरह से विश्वास करना पड़ता है और वे जान चुके थे कि वैदेही कोई मामूली साइकिक नहीं है। वह बहुत ही पहुंची हुई साइकिक है और काफी कुछ जानती भी है। इसलिए अब नीलेश और चेतन पूरी तरह से अपना भरोसा वैदेही पर जताते हैं। नीलेश कहता है, मैडम, हमें हमारी दोस्त की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आपने सच ही कहा था, और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि हम यहाँ ऑटो से आए हैं, तब जाकर यहाँ पहुंचे हैं, और अपूर्वा इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई? वैदेही कहती है, वह आई नहीं है, उसे लाया गया है उस आत्मा के जरिए जो अपूर्वा के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। चेतन हाथ जोड़कर वैदेही से कहता है, मैडम, कैसे भी करके हमारी दोस्त को बचा लीजिए। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा टूर इतना बुरा हो जाएगा। हम यहाँ पर मौज मस्ती के लिए आए थे, इतिहास के पन्नों को खोजने के लिए आए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम खुद उस इतिहास में फंसकर रह जाएंगे। वैदेही कहती है,
चिंता मत करो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। ये लो, तुम मेरा सामान पकड़ो, मैं जैसा कहूँ बस वैसा ही करना। अभी तुम दोनों यहीं रुक जाओ, मैं अपूर्वा के पास जा रही हूँ। जैसे ही वैदेही कदम बढ़ाती है, अपूर्वा भी अपने कदम जौहर कुंड में कूदने के लिए बढ़ाती है, लेकिन तभी वैदेही चिल्लाती है, रुको एकादशी, रुको। एकादशी नाम सुनकर अपूर्वा अपने कदम रोक लेती है। अपूर्वा नाम लेने से उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उसकी आत्मा पर एकादशी का कब्जा हो चुका था, इसलिए वह एकादशी के नाम से तुरंत रुक जाती है। वैदेही भागती हुई एकादशी के करीब जाती है। तभी एकादशी पीछे हटने लगती है और कहती है, मेरे करीब मत आना, अगर तुम मेरे करीब आई तो मैं तुम्हें भी इसी जौहर में धकेल दूंगी। मुझे जलाया गया था मेरी मर्जी के विरुद्ध, अब तुम सबको जलना पड़ेगा, सबको इस जौहर का मजा लेना पड़ेगा। वैदेही चिल्लाती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम जबरदस्ती किसी को इस जौहर में धकेल नहीं सकती। एकादशी चिल्लाकर कहती है, धकेल सकती हूं, जब हमें भी धकेला गया था तब किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई थी, तब कोई क्यों नहीं आया था। आज मैं भी अपने साथ सबको लेकर जाऊंगी, जिसे लेकर जा सकती हूं सबको लेकर जाऊंगी। इतना कहकर अपूर्वा जलती हुई आग में कूद जाती है। यह देखकर नीलेश और चेतन भी चिल्ला उठते हैं और जौहर कुंड के पास आने लगते हैं, लेकिन तभी वैदेही उन्हें रुकने का आदेश देती है। चेतन और नीलेश अपने आप को रोक तो नहीं पा रहे थे, लेकिन वे ये जानते थे कि अगर वो आगे गए तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इधर वैदेही अपनी थैली से कांच की एक बोतल निकालती है, जिसके अंदर एक विशेष प्रकार का जल रखा हुआ था। वह 7 अलग अलग नदियों का पानी था। वैदेही पानी पर पड़कर कुछ फूंकती है और उस पानी की कुछ बूंदें जौहर कुंड में डाल देती हैं। पानी की बूंदें जौहर कुंड में पड़ते ही धीरे धीरे अग्नि शांत हो जाती है। अपूर्वा कुंड की तली में चिपकी हुई पड़ी थी, मानो अपने आप को आग के हवाले कर दिया। लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि आग बुझ चुकी है, वह तुनक कर खड़ी हो जाती है। जब वह अपने चारों ओर देखती है तो सब कुछ साफ था और उसकी नजर वैदेही पर पड़ती है। वह कहती है, यह तू अच्छा नहीं कर रही है, तुझे भी अपनी जान से हाथ धोना बैठेगा। वैदेही चिल्लाती है, यह तुम गलत कर रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती, हम तुम्हें मोक्ष दिलवाएंगे, हम तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करेंगे, लेकिन तुम इस लड़की के शरीर को छोड़ दो। एकादशी कहती है, नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें भी असली मौत का पता चलना चाहिए, मौत के दर्द का पता चलना चाहिए। वैदेही कहती है, हम तुम्हारा दर्द और परेशानी समझ सकते हैं, लेकिन इसमें इस लड़की का कोई दोष नहीं है। यह तो उस समय के समाज का दोष है जो तुम्हारी परेशानी और तुम्हारे एहसास को नहीं समझ पाए। तभी अपूर्वा हवा में तेजी के साथ ऊपर उठती है और जौहर कुंड के बाहर आ जाती है। यह देखकर चेतन और नीलेश कंप कपाने लगते हैं कि उनकी दोस्त हवा में कैसे उड़ सकती है। वे लोग किले की दीवार के कोने में छिप जाते हैं। उनके हाथ में वैदेही का एक अन्य थैला था। वह छूटकर नीचे गिर जाता है। उस आवाज से अपूर्वा पलट कर देखती है। उसकी नजर उन दोनों दोस्तों पर भी पड़ती है। वह हंसते हुए कहती है, अच्छा, तो ये दोनों भी यहां पर शिकार होने आए हैं। चलो, अच्छी बात है, अब ज्यादा लोगों को हमारे दर्द का एहसास होगा। वैदेही कहती है, कैसा दर्द? यह तो उस समय का नियम था ना कि अगर रानी जौहर करेगी तो सबको जौहर करना पड़ेगा। तुम्हें जबरदस्ती किसने जौहर में डाला? तुम कौन हो? क्या तुम रानी की कोई दासी हो या फिर कोई कैदी? एकादशी कुछ देर शांत रह जाती है। वह अपने अतीत में खो जाती है। फिर वह धीरे से कहती है, मैं एकादशी हूं, रानी की सबसे खास दासी, उनके दुख सुख के साथी। मैं उनका हर राज जानती थी, सब कुछ जानती थी, लेकिन रानी कभी हम दासियों के दर्द को नहीं समझ पाई। मैं उनके लिए हर वो काम करती थी जो वह चाहती थी, और उन्हें यह बात अच्छी तरह पता थी कि मैं मौत से डरती हूँ। मैं यह बात अच्छी तरह जानती हूँ कि मौत सबको आनी है, लेकिन एक मौत प्राकृतिक होती है कि आ जाती है और पता भी नहीं चलता। इंसान तड़पता भी है, तकलीफ भी रहती है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने आप को जबरदस्ती मार ले, यह मौत सबसे ज्यादा दर्दनाक होती है।
मुझे आज भी याद है, इस किले को मैं अपना सब कुछ समझती थी। रानी ललिता देवी को मैं सबसे ऊंचा रखती थी और जब भी मेरी उनसे बात होती थी तब जीवन मृत्यु के बारे में कोई भी किसी भी प्रकार की बात होती थी, तब मैं उनसे हमेशा कहती थी कि मुझे जौहर करने से डर लगता है। भगवान न करे अगर हमें भी अन्य रानियों की तरह जौहर करना पड़ा तो मैं यह कदम नहीं उठा पाऊंगी। इस पर रानी ललिता देवी हमेशा मुझे साहस दिया करती थी, मुझे समझाती थी कि ऐसा करना पड़ेगा, यह जरूरी है। लेकिन मैं हमेशा उनकी इस बात के खिलाफ रहती थी कि हम ऐसा क्यों करें। हमारे विरोधी राजा तो रानी का ही हरण करना चाहते हैं, तो उसके साथ हम दासियां अपना जीवन क्यों समाप्त करें। लेकिन इस बात पर भी वह मुझे समझा देती थी कि किले की इज्जत भी हम दासियों की इज्जत से है। लेकिन आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि अगर किले की इज्जत भी हम दासियों की इज्जत से थी तो फिर हमें ऐसा क्यों दिखाया जाता था। हमें रानियों से अलग जीवन व्यतीत क्यों करना पड़ता था, हमें गुलाम की तरह क्यों रखा जाता था। चलो यह सब कुछ भी सही है, लेकिन मृत्यु जैसी चीज, उसका तो किसी पर कोई हक नहीं होता। किसी को जबरदस्ती मरने के लिए धकेलना, यह कहाँ का न्याय है। भगवान भी जब अपने मनुष्य को बुलाता है तो वह भी जबरदस्ती नहीं करता, बस एक वक्त ले आता है और उस वक्त में अपने लोगों को अपने पास बुला लेता है। मैं आत्महत्या को कभी भी सही नहीं समझती थी और जौहर भी एक प्रकार का अपराध है, एक आत्महत्या है, सामूहिक अपराध है, एक सामूहिक आत्महत्या है जो न केवल इंसान के शरीर को मार देती है बल्कि आत्मा को भी मार देती है। क्या हमारे राजा महाराजा इतने कमजोर थे कि हार जाने के बाद अपनी महिलाओं की रक्षा न कर पाते? इसका कोई तो हल निकालना चाहिए था, लेकिन यह क्या कि सभी महिलाएं अपनी जान दे देंगी। इस प्रकार तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, हमारे कुल का, हमारे पूर्वजों का नामो निशान ही मिट जाएगा। हमें जिंदा रखकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन यह कोई नहीं समझता था। रानी ललिता देवी बहुत अच्छी थीं, लेकिन वह कभी भी मेरी बात को समझ नहीं पाई और मैं ही नहीं, मेरी तरह न जाने कितनी दासी ऐसी थी जो कभी भी जौहर नहीं करना चाहती थी, लेकिन हम सबको मजबूर किया गया, हम सबको इस आग में धकेला गया, जबकि हम उस आग का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहते थे। वह 15वीं शताब्दी थी, जब रात का समय था। गागरोन किला की ऊंची ऊंची दीवारों पर मशालें जल रही थीं, लेकिन उस रात उनकी लौ में एक अजीब सी बेचैनी थी। दूर मैदान में अचानक धूल का गुब्बार उठने लगा, ढोल नगाड़ों की आवाज और घोड़ों की टापों ने सन्नाटा चीर दिया। खिलजी की फौज आ गई। किले की प्राचीर से सैनिकों ने नीचे झांका। हजारों सैनिक, काले झंडे, तलवारों की चमक थी। वो मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी का विशाल हमला था। सुबह होते ही युद्ध छिड़ गया। तीरों की बारिश, तलवारों की टकराहट और घायल सैनिकों की चीखें पूरे वातावरण को भयावह बना रही थीं। अचलदास खींची अपने सैनिकों के साथ वीरता से लड़ रहे थे, लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा थी। दिन ढलते ढलते साफ हो गया। अब किला ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। किले के भीतर महल में रानियां इकट्ठा थीं। हर चेहरे पर डर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दृढ़ता। मुख्य रानी ने भारी आवाज में कहा, अब समय आ गया है, हम अपने सम्मान की रक्षा करेंगे। महल के नीचे जौहर कुंड में लकड़ियां जमा की गईं, घी डाला गया, आग जलाई गई। धीरे धीरे लपटें आसमान छूने लगीं। रानियों और दासियों ने लाल वस्त्र पहने, माथे पर सिंदूर, आंखों में आंसू, लेकिन कदमों में जरा भी कंपन नहीं। कुछ महिलाएं अपने बच्चों को गले लगाकर रो रही थीं, तो कुछ चुपचाप आग को देख रही थीं, जैसे उसे स्वीकार कर चुकी हों। उनमें से कुछ दासियां ऐसी भी थीं जो मेरी तरह डरी हुई थीं। उनके कदम बढ़ते हुए कंपकपा रहे थे, उनका डर बढ़ता जा रहा था। दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं, मंत्रों की आवाज गूंजने लगी थी। ढोल की धीमी थाप के बीच एक एक करके महिलाएं आगे बढ़ीं और फिर एक साथ आग में समा गईं। लपटें और तेज हो गईं, चीखें आसमान में गूंज उठी। पूरा किला उस दर्दनाक बलिदान का गवाह बन गया। उधर किले के दरवाजे खोल दिए गए। राजपूत सैनिक केसरिया बाना पहनकर अंतिम युद्ध के लिए निकल पड़े। यह जानते हुए कि अब वापस लौटना नहीं है, वे दुश्मन पर टूट पड़े।
जब महमूद खिलजी की सेना किले में दाखिल हुई, उन्हें सिर्फ राख मिली, जली हुई दीवारें और एक खामोश जौहर कुंड मिला। ये कहते कहते एकादशी रोने लगी। अपूर्वा की आंखें पूरी तरह से आंसुओं से भीगी हुई थीं। चेहरा और भी पीला पड़ चुका था। आंखें बिल्कुल काली होकर अंदर धंस चुकी थीं। ये सब सुनने के बाद वैदेही की आंखों में भी आंसू थे। वह एकादशी का दर्द महसूस कर चुकी थी। अब उसे यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि आखिर यहाँ पर रानी ललिता देवी की आत्मा क्यों मौजूद नहीं है। यहाँ पर अन्य दासियों की आत्माएं मौजूद हैं। वे आत्माएं जो कभी भी जौहर नहीं करना चाहती थीं, लेकिन नियमों के तहत उन्हें ऐसा करना पड़ा। इसलिए उनकी आत्मा आज भी भटक रही है, क्योंकि इच्छा के विरुद्ध एक प्रकार से उनकी बलि दी गई थी। वैदेही एकादशी से कहती है, एकादशी, मैं तुम्हारी दशा समझ सकती हूँ। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन अब समय बदल चुका है। यह रीत खत्म हो चुकी है। यहाँ पर कोई भी दोषी नहीं मारा जाता। इसीलिए तुम अपूर्वा के साथ ऐसा ना करो, उसे छोड़ दो। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर तुम ऐसा करती हो तो फिर तुम में और पुरानी रानियों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। पुराने समाज में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अगर तुम इस प्रथा को समाप्त करना चाहती हो तो पहले खुद इस प्रथा को त्यागो। लोगों के शरीर में जाना बंद करो। और मैं यह सिर्फ तुमसे नहीं, यहां मौजूद उन सभी आत्माओं से कहना चाहती हूं जो भटक रही है कि अब अपने आप को दर्द मत दो। मैं तुम सबको मोक्ष दिलाऊंगी। मैं यह वादा करती हूं कि तुम सबको दर्द से मुक्ति दिलाऊंगी। जो होना था हो चुका। तुम चाहकर भी इस दुनिया में वापस नहीं आ सकती, लेकिन इस तरह से तुम्हारी आत्मा का भटकना तुम्हारे लिए ही दर्दनाक है। तुम हर रोज दर्द का एहसास करती हो। मैं ही अच्छी तरह जान सकती हूं, इसलिए मैं तुम्हें इस दर्द से आजाद कर दूंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर केवल अपूर्वा के लिए ही आई हूँ, बल्कि यहाँ मैं पहले ही अपने किसी और काम के लिए आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर मेरा सामना तुमसे हो जाएगा। एकादशी गुस्से में कहती है, नहीं, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे मार कर रहूंगी, साथ में तुम सबको मार दूंगी। वैदेही कहती है, नहीं, तुम गलत कह रही हो। तुम्हारा ऐसा करना ठीक नहीं है। तुम मेरी बात को समझो। देखो, मैं रानी ललिता देवी तो नहीं, और न मैं बनना चाहती हूं। मैं आज की इंसान हूं और तुम्हारे जैसे ही इंसान हूं। तुम्हारी जैसी सोच रखने वाली हूं, इसलिए मुझ पर भरोसा करो। एक बार भरोसा करके देखो, मोक्ष प्राप्त करके देखो। सच में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सोचो, तुम रोज इस आग में जलने जैसा दर्द सहती हो, और जब एक बार तुम्हें इस आग के दर्द से समाप्त मिल जाएगी तो तुम्हें कितना सुकून मिलेगा। एकादशी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस जौहर को कोई याद नहीं रखता? सब याद रखते हैं। यहां पर सब केवल रानी की गाथा नहीं गाते, तुम दासियों की गाथा भी कहते हैं। वे तुम्हें भी याद करते हैं। क्या हुआ अगर दुनिया को तुम लोगों के नाम नहीं पता, चेहरे नहीं पता, लेकिन सभी तुम सबकी हिम्मत की दाद देते हैं, क्योंकि ऐसा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं लोग तुम्हारी भी इज्जत करते हैं। हालांकि मैं जानती हूं कि ऐसी इज्जत किसी काम की नहीं, और यह गलत भी है, लेकिन एक बार अपनी आत्मा को छोड़कर देखो, अपनी आत्मा को शांत करके देखो। एकादशी शांत खड़ी थी और बस इसी बात का फायदा वैदेही उठाती है। वह चेतन को इशारे से अपने पास बुलाती है। चेतन के हाथ में वह थैला था। वह थैले से सिंदूर की थैली निकालती है और उस पर कुछ पढ़कर जौहर कुंड में डाल देती है। जैसे ही वह सिंदूर छिड़कती है, अचानक अपूर्वा का शरीर हवा में इधर से उधर उछलने लगता है। वह चिल्लाने लगती है। कुछ देर तक वैदेही यूं ही मंत्र पढ़ती रहती है और फिर हवा में अपनी उंगलियों से एक अजीब तरह का चिन्ह बनाती है। चिन्ह बनते ही उस जगह से आग का एक गोला निकलता है और वह सीधे अपूर्वा के सीने में जा लगता है। अपूर्वा झटके के साथ जौहर कुंड में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। वैदेही चेतन से कहती है, जल्दी से अपूर्वा को बाहर निकाल कर लाओ। वे लोग जल्दी से अपूर्वा को बाहर निकालते हैं। इसके बाद वैदेही तीनों दोस्त के हाथ में एक अभिमंत्रित कलावा बांध देती है और कहती है, इस कलावे को कभी मत खोलना, यह यहां मौजूद आत्माओं से रक्षा करेगा। अब तुम लोग यहां से निकलो, मैं यहां कुछ काम करके आती हूं।
चेतन कहता है, नहीं, हम आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। वैदेही हाँ में सिर हिलाती है। चेतन और नीलेश बेहोश अपूर्वा को उठाकर जौहर कुंड से काफी दूर ले जाते हैं। इधर वैदेही सिंदूर और चूने को मिलाकर उसका एक पाउडर तैयार करती है और जौहर कुंड के चारों तरफ छिड़कने लगती है। जब वह कुंड के चारों ओर वह पाउडर छिड़क रही थी तब जोर जोर से एक मंत्र पढ़ रही थी, ओम क्षर क्षराय नमः अग्निजन्मा आत्मनः स्थिरत्वं कुरु बंधयामि रक्षयामि मोक्ष द्वारम निरुध्यताम यत्रासि तत्रैव तिष्ठ मम वचने निःसृतिः न भवतु। इसके बाद वैदेही कुंड के चारों ओर कुछ दीपक जला देती है और वहां से वापस आने लगती है। वे चारों लोग सबसे पहले अस्पताल जाते हैं और अपूर्वा को एडमिट कराते हैं। उसका शरीर काफी कमजोर हो चुका था, इसलिए उसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही थी। वह अभी भी बेहोश थी क्योंकि बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। कुछ ही देर बाद दिन भी निकल आता है। वैदेही कहती है, अब मुझे वापस उस जौहर कुंड पर जाना होगा। आज मैं एक हवन करूंगी। उस हवन के द्वारा ही हम वहां मौजूद आत्माओं को मोक्ष प्राप्त कराएंगे और मैं चाहती हूं कि इस हवन में तुम दोनों भी मेरे साथ शामिल हो जाओ। नीलेश कहता है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन हमारी दोस्त यह यहां अकेली रहेगी। वैदेही कहती है, अब इसकी जान को कोई खतरा नहीं है। मैंने उन सभी आत्माओं को वहां पर कैद कर दिया है और आज जाकर सभी आत्माओं को मुक्त कर दूंगी। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, यहाँ का स्टाफ इसकी देखभाल करेगा। इस हवन में मुझे कम से कम 7 लोगों की आवश्यकता है। वैदेही ने चेतन और नीलेश की मदद की थी, इसलिए वे लोग हवन में शामिल होने के लिए इनकार नहीं करते और वैदेही के साथ चले जाते हैं। वैदेही रितेश को भी बुला लेती है और कुछ ही देर में रितेश भी अपने 2-3 साथियों को बुला लेता है। वहां पर दोपहर के समय हवन शुरू होता है। हवन की अवधि पूरे 4 घंटे की थी और इस बीच सभी को अपने मन में केवल यही बात रखनी थी कि यहाँ मौजूद सभी आत्माओं को मुक्ति मिल जाए, और सभी लोग ऐसा करते हैं। रितेश जिन 3 व्यक्ति को लेकर आया था, उन व्यक्तियों के संबंध उनसे थे जो पहले यहाँ आकर आत्माओं का शिकार हो चुके थे, इसलिए सभी के मन में आत्मा को मुक्त करने की असीम इच्छा छिपी हुई थी। पूरे 4 घंटे हवन करने के बाद कुंड की दीवारों से मिट्टी झड़ने लगती है, जो इस बात का प्रमाण देता है कि आत्माएं यहां से मुक्त हो चुकी हैं। सब कुछ सही हो जाने के बाद वैदेही रितेश से कहती है, मैंने यहां की आत्माओं को मुक्त कर दिया है, लेकिन आसपास का इलाका काफी सुनसान है। ऐसे सुनसान इलाकों पर अन्य दूसरी आत्माएं कब्जा कर लेती हैं, इसलिए संभव है कि यहां आने वाले समय में कुछ अन्य भूत या घटनाएं हों, लेकिन तुम इस बात से बेफिक्र रहना कि यह सब कुछ तुम्हारे किले की वजह से होगा। अब तुम्हारा किला पूरी तरह से आत्मा मुक्त है। रितेश वैदेही का धन्यवाद करता है। वैदेही वहां मौजूद सभी लोगों को अभिमंत्रित धागा देती है और उन्हें यह भी समझाती है कि हमें किस प्रकार ऐसी जगह से दूर रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। वैदेही वहां से चली जाती है अपने एक नए केस की ओर। इधर चेतन और नीलेश जब अपूर्वा के पास वापस आते हैं तो अपूर्वा को भी होश आ चुका था। जब अपूर्वा की हालत में थोड़ा सुधार आता है तो वे लोग भी वापस अपने शहर पहुंच जाते हैं। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर कि उन्होंने स्टोरी को पूरा सुना। और इस समय देखो यही साथी हैं जो इस स्टोरी को लास्ट तक सुन रहे हैं। इसका मतलब वो साथी मेरे सबसे खास हैं, मेरे सबसे जिगरी हैं, जो अब तक इस स्टोरी से जुड़े हुए हैं। और चूंकि स्टोरी थी वो बहुत ही शानदार थी और रोंगटे खड़े करने वाली थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखो ये आती है कि जो एकादशी है ना कहीं उसकी बात भी सही है। भले ही वो एक दासी थी, लेकिन जीव तो उसके अंदर भी था ही ना। अरे आत्मा तो उसके अंदर भी थी ही ना। उस समय की जो रानी या महारानी जो भी थी, उसने अगर जोहर किया है तो केवल उसकी आत्मा को शांति मिली, उसकी आत्मा वापस उस जगह पर लौट गई जहां पर उसे जाना चाहिए था। लेकिन इन बाकी दासियों का क्या? इनका रखवाला कौन है? इनकी अतृप्त और भटकती आत्माओं के लिए किसी ने कुछ सोचा ही नहीं। और देखो आज के समय में तो खैर ऐसी चीजें होती नहीं है, लेकिन उस समय में जो जोहर है ना वो बहुत ज्यादा था, खास करके राजपूतों के अंदर।
क्योंकि राजपूत ही लगभग ज़्यादातर शासन किया करते थे और आक्रमण उनके ऊपर ही हुआ करते थे, तो उनकी ही रानियाँ ये जौहर किया करती थी। हालांकि सोचने में बहुत ही ज़्यादा ये भयानक लगता है, लेकिन आप इसका दूसरा पहलू भी देखो। दूसरा पहलू ये है कि अगर वो रानियाँ उन आक्रमणकारियों के पकड़ में आ जाती ना, तो उनके साथ दुष्कर्म, हत्या, उनके शरीर को नोच करके खा जाते। ऐसी ऐसी भयानक घटनाएं देखने को मिलती थी। तो कहीं ना कहीं उनका ये भी अच्छा ही था कि चलो अपनी जान उन दूसरे दुष्ट दानवों के हाथों से मरने से अच्छा है कि हम खुद ही जौहर कर लें। और देखो, कोई भी अपनी इज्जत को ऐसे खराब नहीं करना चाहता। लेकिन एक रानी के साथ साथ उस पूरे महल में जितनी भी दासियां हुआ करती थी, वो भी उनके साथ साथ जौहर किया करती थी। तो आज भी ये घटनाएं हमें देखने को मिलती है। और शायद ये तो एक गागरोन के किले की बात है। जैसे कि हमारे राजस्थान का चित्तौड़गढ़ किला है, वहाँ पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो रानी पद्मावती, जिसे रानी पद्मिनी भी कहा जाता है, और उनकी खूबसूरती के चर्चे तो काफ़ी ज़्यादा हैं। उनके ऊपर तो शायद फिल्म भी बन चुकी है। तो उस रानी ने भी तो जौहर किया था, और उस चित्तौड़गढ़ के महल तो काफ़ी बड़ा था और उसमें तो काफ़ी सारी दासियाँ थी। तो कहीं ना कहीं उन दासियों ने भी जौहर किया था। तो आज भी चित्तौड़गढ़ के किले में शायद ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। बस फर्क कितना होता है कि कई बार क्या होता है कि जो भटकती आत्माएं होती हैं ना, ये ज़्यादा जागृत अवस्था में होती हैं। तो ये क्या करती हैं कि अपनी प्रेजेंस को ज़्यादा दिखाने की कोशिश करती हैं, या फिर उनको जगा दे कोई, जैसे कि वो कई वर्षों से वहाँ पर सुप्त अवस्था में हो और कोई लोग वहाँ पर चले जाएं या कुछ ऐसी अप्रिय घटना करते हैं जिसकी वजह से वो सुप्त आत्मा जो होती है वो जागृत अवस्था में आ जाती है, और इसी वजह से वहाँ पर ऐसी भयानक घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी और ये आवाज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। और देखो, मैं अगली बार से कोशिश करूँगा कि मैं अपनी ओरिजिनल वॉइस में आपके लिए स्टोरी लेकर के आऊँ। बस आप मुझे अप्रिशिएट करते रहना यार, ऐसे डीमोटिवेट मत करो कैसे भी करके। आप हौसला बनाओगे तभी तो मेरा हौसला बनेगा ना। क्योंकि अगर मिस्टर एक्स नाम की कोई चीज़ है तो वो इस 1.5 लाख लोगों के पीछे की चीज़ है भाई। सबसे पहले आप हो और उसके बाद हम हैं। आपने मिस्टर एक्स को बनाया है, ना कि मिस्टर एक्स ने आपको बनाया। तो अगर आप ये कह दोगे ना कि यार हमें अच्छी नहीं लगी, तो एक्चुअल में मिस्टर एक्स नाम की चीज़ है जो इस दुनिया से गायब हो जाएगी और स्टोरी आना भी बंद हो जाएगी। और अगर आप ये कहोगे कि भैया हमें तो स्टोरी से मतलब है, हमें तो आपसे मतलब है, जो स्टोरी तैयार करता है उस इंसान से मतलब है, तो भाई आपका मिस्टर एक्स हमेशा आपके लिए तैयार रहेगा और हमेशा आपको स्टोरी सुनाता रहेगा। तो चलिए अब अपने कुछ साथियों का धन्यवाद करते हैं। कमलेश रामटेके कटंगी बालाघाट मध्य प्रदेश से, गौरव प्रजापति हैं अम्बाला हरियाणा से, अनीता है बिलासपुर से, विष्णु कुमार है लुधियाना से, राजेंद्र कुमार सक्सेना है जयपुर से, रेहान खान है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, नेहा चौहान है दिल्ली से, शुभेंदु सिन्हा है सिलाचीर असम से, भारत सिंह है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, और शीला सोमेर है नीदरलैंड से जो विदेश से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमसे जुड़े हुए हैं और रेगुलर स्टोरी सुनते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द सभी साथियों से नेक्स्ट स्टोरी पर।